बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ एज़ यूजुअल आपके साथ कोविड अपडेट भी शेयर करेंगे। आज की खबरें भी हमने सिलेक्ट कर रखी हैं जो कि हमने आपके साथ डिस्कस करनी है और आज के मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। वर्ल्ड लिटरेसी डे आज मनाया जा रहा है, इस दिन की अहमियत क्या है और ये दिन मनाने का असल मकसद क्या है, ये चीज़ें जो है वो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे मेहमान भी हमने इसी हवाले से आज शो में इनवाइट किए हैं। तो सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं जी, हमारे पास अपडेट हैं कोरोना की जो हम शेयर आपके साथ इसलिए करते हैं कि आप लोग केयर करते रहें अपनी और अपने प्यारों की। 24 घंटों के दौरान जी 670 मरीज़ ऐड हुए हैं और पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 11% रिकॉर्ड की गई है। और आपको बताते चले शहर में मुस्बत केसेस जो हैं वो मतवातर बढ़ते चले जा रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। 670 नए मरीज़ों की तस्दीक हुई है और पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 11% रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद अब हमारे पास मौसम की सूरत हाल है, तो जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहने वाला है। हसनैन हमारे साथ इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हसनैन बताइएगा, सुबह जब मैं आ रही थी तो हर जगह बादल ही बादल नज़र आ रहे थे, लेकिन एज सच कोई खुशगवार मौसम नहीं हम उसको कह सकते, तो आज कोई बारिश के इम्कानात भी हैं? जी, अगर शहर के मौसम की बात की जाए तो जो फ़िलहाल मौसम है वो खुशगवार भी है, थोड़ा मुअत्तिल भी है। हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं जिनकी वजह से ना सिर्फ गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है बल्कि जो दर्जा हरारत है वो भी कम हुआ है। अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो इस वक्त तकरीबन 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। आज कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 26, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसके साथ साथ अगर हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो जो हवा में नमी का तनासुब है वो 80% के करीब है और जो हवा है वो तकरीबन 26 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर बात की जाए बारिश की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए आइंदा के मौसम की तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 से 3 रोज़ में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी काफ़ी कमी देखने में आई है और अगर जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी तकरीबन 100 से 120 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। और ओवरऑल अगर मौसम की बात की जाए तो जो सूरज है और बादल हैं उनमें जो आंख मचोली का सिलसिला है वो भी जारी है और उम्मीद करते हैं कि जो आज का दिन है वो लाहौरियों का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गुजरने वाला है, चूँकि जो हवाएं हैं ठंडी चल रही हैं और जो दर्जा हरारत है उसमें मज़ीद कमी हो रही है। जी वो एकदम बड़ा जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसनैन मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमें हसनैन अपडेट कर रहे थे। शहर की सूरत हाल की तरफ बढ़ते हैं जी। हमारे पास खबरें जो हैं, आज की पहली खबर जो हम डिस्कस करेंगे, गेम चेंजर बिजनेस मंसूबा। लाहौर की प्राइम लोकेशन पर 5 प्लॉट 21 अरब 61 करोड़ रुपए में नीलाम। आटे का बहरान, संगीन आटे का 20 किलो का थैला 1200 रुपए का हो गया। शहर में गैस शॉर्टफॉल का खदशा, हुकूमत की जानिब से पॉलिसी ना बनाई जा सकी। और खवातीन हिरासगी वाकयात में जियो टैगिंग मुकम्मल, 3 डिवीजन रेड जोन करार। आई विश कि इसका कोई फ़ायदा भी हो जाए जो जियो टैगिंग की गई है। इस खबर की तरफ हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमने आज की पहली खबर की तरफ चलना है जिसको गेम चेंजर बिजनेस मंसूबा कहा जा रहा है। तो ये गेम चेंजर है भी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दुर्रे नायाब? अच्छा दुर्रे नायाब, मुझे बताइएगा, इसको कहा जा रहा है गेम चेंजर मंसूबा, तो ज़रा समझा दें कैसे। देखिए जी, ये तवक्को ही नहीं थी। आपको याद होगा कि इसकी पहले भी 2 ऑक्शंस रखी गई और ये कहा जा रहा था कि भाई ये कहाँ बिकेंगे और ये प्लॉट्स जो हैं वो इतनी महंगी कीमतों पे कौन लेगा। लेकिन कल जो हालात देखे हैं उसमें तो हालात ही बदल गए। यानी कि अगर आपकी कोई 50% पे बिड दी गई तो वो 100% से भी क्रॉस कर गई और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव, कमाल हो गया। और ये तवक्को नहीं थी। मैं समझता हूँ कि लाहौर की तारीख में
ऐसी ऑक्शन, ऐसी नीलामी मैंने नहीं देखी। और 12-13 साल में इतने पैसे और इतने लोगों का कंपटीशन जो इतने ग्रुप्स का हो रहा था वो मैंने नहीं देखा। और आपका एक प्लॉट ही सिर्फ जो प्राइम लोकेशन 1 पे था, जिसकी जो मेजरमेंट थी 18 कनाल थी, वो प्लॉट जो है वो 42 करोड़ 40 लाख रुपीस पर कनाल के हिसाब से आप 18 से ज़रब दे दें 7 अरब का, तो वही प्लॉट चला गया। अंदाजा करें। और इसकी बिड जो थी वो इससे हाफ पे रखी, कैलकुलेट की गई थी। अच्छा। और इतना कंपटीशन हुआ कि तकरीबन 1 से 2 घंटे सिर्फ एक बिड चलती रही, लोग फाइट करते रहे। जितने बड़े बड़े ग्रुप हैं इसमें लेक सिटी ग्रुप था, इसमें फातिमा फर्टिलाइजर ग्रुप था, आरिफ हबीब ग्रुप था, पंजाब कॉलेज था, बहरिया ग्रुप था, नोवा सिटी ग्रुप था, सिटी हाउसिंग था, बहुत सारे बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग थे, मेट्रोकॉन से आए हुए थे और कंपटीशन ऐसा कर रहे थे हर बिड पे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने में बात किया है कि हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं उस पर कम से कम सरमायादारों ने एतमाद का इजहार किया। जो मुझे लगता था कि शायद ताजरों का जो एतमाद गेन करना, लाहौर के रहने वाले जो समझदार सरमायाकार हैं वो इस हुकूमत पे किस तरह से एतमाद बनाएंगे, और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और रिवर रावी अथॉरिटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं कि ये गेम चेंजर मंसूबे साबित होंगे, इसको किस तरह पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा, ये हमेशा क्वेश्चंस होते थे। अब एक तो शॉर्ट टर्म अथॉरिटी है इनकी के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी कोई 77 एकड़ की है, इसको आबाद करके इसको स्काई स्केपर्स बनाया जाए, हाई राइज बनाया जाए, और इसकी प्लानिंग जो है वो पर्सनली मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी पसंद है। इसकी तरह दूसरी तरफ देखें तो रिवर रावी अथॉरिटी है, वो 15 से 20 साल का मनसूबा है, उस पर काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन ये जो कल मार्का मेरा ख्याल है CBD ने अंजाम दिया है, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर को भी ज़ाहिरी बात है कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो कहेंगे कि ज़ाहिरी बात है हमारे मनसूबों में भी जान है। लेकिन उससे पहले जो वो दिखा रहे थे, सस्ते घर ना बने, आपके नया पाकिस्तान हाउसिंग ना बन सका, आपके बहुत सारी जो वादे किए गए थे वो पूरे ना हुए, लेकिन सरमायादारों के साथ किए हुए 2-3 वादे जो है ना वो मैं होते देख रहा हूँ। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ जिस तरह हमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ और इंटरनेशनल मंडियों तक रसाई दी गई, और उसके बाद उनसे जो वादे किए गए टैक्स वेवर के, उसमें भी कुछ हद तक रिलीफ दिया गया। और अब सरमायादार जो रियल स्टेट पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसके अंदर आता कोई क्यों नहीं था? आता इसलिए नहीं था कि हुकूमत कहती कुछ थी, दिखाती कुछ थी। और अब वो इस चीज़ को एवेल्युएट कर रहे थे। CBD में 21 अरब रुपए की से जायद की एक झटके में सरमायादारी होना, ये वाकई एक अमेजिंग और हैरानकुन बात है। और मेरे ख्याल से पहले कभी इसकी कोई ऐसी मिसाल और नहीं मिलती। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बिजनेसमैनों ने मुकाबला करने की बजाय बहुत सारे कंसोर्शियम की सूरत में आए। 5 से 6 बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं वो आपस में मिले, बैठे, उन्होंने कहा कि नहीं इसको, और इसमें मैं क्रेडिट दूंगा सबसे ज़्यादा, इसमें गौहर एजाज साहब का बहुत क्रेडिट है कि उन्होंने बहुत सारे ग्रुप्स को जोड़ा। कुछ आगे की रोशन राहें हम बार होती है हमें नजर आ रही हैं। देखें, कल मैंने CBD के जो CEO हैं इमरान अमीन साहब, उनसे खुद पर्सनली बात की, उनके साथ टॉक की छोटी सी, तो उनका ये कहना था कि इसके बाद हम एक ऐसे फास्ट ट्रैक पे जा रहे हैं कि इसके बाद इनको मुश्किलात नहीं होंगी, ज़मीन इनके हैंड ओवर होगी। जो प्लानिंग हमने की है, जितने इस CBD को हमने 5 के तकरीबन गेट्स देने हैं, इन्होंने 2 मेन बुलेवार्ड से होंगे, 2 फिरोजपुर रोड से होंगे और एक उसकी दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक की जानिब से होगा। कहते हैं हमने प्लानिंग करके रखी हुई है, जैसे ही बिड मनी की पहली साथ वसूल होना शुरू हो जाएंगी, हम इसको पानी की तरह बहा के जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, इनके प्लॉट्स इनके हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद जो प्लॉट्स हैं उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यानी कि आप कमर्शियल भी कर सकते हैं, आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी उसके अंदर लॉन्च कर सकते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल हब्स क्रिएट कर सकते हैं, हाई राइज जितना चाहें आप जा सकते हैं, मिक्स कमर्शियल यूज़, मिक्स रेजिडेंशियल यूज़ कर सके आप उसको कर सकते हैं। और एक प्लॉट कम से कम 10 कनाल का है और ज़्यादा से ज़्यादा 18 कनाल का है, तो रेशो भी बहुत अच्छी है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इसमें जो फ्लोर एरिया रेशो है, यानी कि जितना एरिया आप कवर कर सकते हैं, वो पहली दफ़ा आपको 100% भी दिया गया है कि आप वो कवर कर लें। आप ठीक है, आप लेफ्ट राइट पे और सामने पीछे एरिया छोड़ के वेस्टेज ना करें। वेस्टेज ऑफ लैंड, इतनी कीमती लैंड लेके अगर आपने उसकी वेस्टेज ही करनी है तो वो तो किसी भी सरमायादार या किसी भी रियल स्टेट के बंदे को सूटेबल नहीं होगी। तो एग्जैक्टली उसके अंदर ये भी किया गया और इसकी वजह से कुछ पुरकशिश कवानीन उनको दिए गए तो वो यहाँ आए। और जो ये दावे किए जा रहे थे कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बैठ जाएगी, नहीं चलेगी, और उनकी अपनी बका का भी मसला था ना, उन्होंने आगे चलना था।
और सरमायादारों से पैसा निकलवाना, वो बड़ी कैलकुलेशन करते हैं। वो इतना ये नहीं है कि आपने चीज मार्केट में रख दी तो वो कहेंगे जी जितने पैसे हैं आपने मार्केट 100 रुपए की चीज रखी, उन्होंने 200 रुपए में लेके आपको हैरान कर दिया। तो होपफुली कि इसमें पड़ता है रोजगार के मौके भी उस तरह बनेंगे जिस तरह हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फ्लोट करेगी उसी तरह रोजगार। चलिए जी, हम कह सकते हैं कि जी ये बहुत अच्छा इकदाम है और आने वाले वक्त में इससे फायदा ही होगा, बज़ाहिर तो यही लग रहा है। फिलहाल हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। रोटी खा के ही किसी ने ज़िंदा रहना है। अब रोटी कोई खाएगा कैसे? 2 वक्त की रोटी इतनी मुश्किल कर दी गई है। आटे का बहरान संगीन होता चला जा रहा है और अभी हमें पता ये भी सुनने को मिल रहा था कि जी नान और रोटी जो है उसकी कीमत में भी इजाफा किया जा रहा है। तो अब जब आटे का थैला ही महंगा हो गया तो इसके असरात तो पड़ेंगे इन चीज़ों पर। ब्रेक के बाद आकर डिस्कस करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। आटे का 20 किलो का थैला 1200 रुपए का हो गया है। महंगाई बेकाबू होती चली जा रही है और हम सब्जियां महंगी होने की बात करते हैं, गोश्त, दालें महंगा होने की बात करते हैं। अब ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं कोई खाना कम कर देगा। रोटी किस तरह से कोई खाना कम कर सकता है? क्या कहेंगे दुरेनाया? देखिए जी, ये तो आपको अपने तमाम प्रोग्राम्स की ना आर्काइव चलानी चाहिए। हाँ। आपको याद होगा हमने 800 से ये डिस्कस करना शुरू किया था और रिकॉर्ड गंदम के दावे हुए। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि हमने गंदम से अपने गोदाम भर लिए हैं और तारीख साज इकदाम कर लिए है। तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है। जितने भी सब्सिडाइज जो गंदम दी जा रही है फ्लोर मिल्स को, उसका हम पीछा भी करेंगे। हाँ। और देखेंगे कि किसने कितनी मार्केट में जो है वो आटा सप्लाई किया। लेकिन इनसे क्या हुआ बातों के अलावा? अब हालात ये हो गई है कि 1200 रुपये में आपको 20 किलो का आटा, और आटे का भी आप स्टैंडर्ड चेक करा लें तो बमुश्किल ही कोई रोटी उसकी बनती हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो कमोडिटीज़ ऐसी हैं, वो चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हुकूमतें मुश्किलात में हमेशा रहती हैं। महंगाई एक ऐसा फैक्टर है, गरीब के मुंह से नवाला छीनने वाला एक ऐसा फैक्टर है। मुझे तो ये हुकूमत मुश्किलात में भी नजर नहीं आ रही है। ज़ाती तौर पे मुश्किलात नहीं है ना। हाँ। मार्केट में नहीं निकलते ये लोग। इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि MNA MPAs मिनिस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आवाम में घुलते मिलते नहीं है, सिवाय 2-4 लोगों के वो जाते होंगे, बस वो भी सरसरी से अपने जब कभी भी ये चीजें होती है ना तो मुझे याद आ जाती है वो स्टेटमेंट के नान रोटी इतनी कीमत पर हुआ तो हम इस्तीफा दे देंगे। एग्जैक्टली जी। अब आप जाके देखें, इनसे कहें कि आप एक ओपन मार्केट में जाके लोगों के तासरात तो लेके देखें। मीडिया जाता है तो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है जी कि हम तो ऐसे ही सरकार के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना उनका इमेज ख़राब करने की कोशिश करें। हालांकि ऐसी नहीं बात। आप किसी के आगे माइक रख के तो देखें, आपको तो वो क्वेश्चन करने की देर नहीं देते। लोगों को इतना शऊर आ गया है, आपको वो इस काबिल भी नहीं करते कि आप उनको थोड़ा सा बता दें कि जी हमें वो थोड़ा सा बैलेंस कर लें। हाँ। ऐसा नहीं होता। आप माइक किसी के आगे करते हैं, अगला बंदा दिल की भड़ास जो है वो बगैर सवाल सुने निकाल देता है। सबसे पहले महंगाई की बात करते हैं। मैंने पर्सनली बहुत सारे इश्यूज पे काम करते हुए जब किसी से बात करना चाहिए तो वो कहते हैं जी आप वो छोड़ें, आप महंगाई पे आए। हाँ। हमसे महंगाई की बात करें, आप बताएं कि इन्होंने ये कहा था, ये क्या था, ये क्यों नहीं किया। हाँ। अब हालात आपके ऑन ग्राउंड कुछ हो, कॉन्फिडेंस हुकूमत का ये हो कि बहुत अच्छे इशारे जा रहे हैं, रुपए की हमारी कदर देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ये तो खैर बात करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पर निकल जाएगी। लेकिन आटा, दालें, सब्जी, गंदम और आपकी जो गोश्त है, ये अब इस वक्त मुझे नहीं लगता कि आइंदा 1-2 सालों के अंदर शायद एक बहुत महदूद क्लास होगी जो इसको खा सके। आइंदा 1-2 साल ही रह गए हैं मेरे ख्याल से हुकूमत के पास भी यही कुछ ही टाइम रह गया है। वैसे तो मजाक की बात है कि वो कोरोना में तो कहते हैं ना कि वैसे ही आपके वैक्सीन के बाद 2 साल रह गए, लेकिन वो तो खैर मजाक की बात है। सरकार के बाद अगर कुछ करने को है तो वाकई ही 2 साल है। और सारी हुकूमतें हमेशा, मुझे लगता है इन 2 सालों में जितना बाकी बेड़ा गर्क रह गया वो कर दी। मैं हैरान हूँ कि अगर पॉलिटिकल ग्राफ देखें ना तो हुकूमतें क्या करती थी कि पहले 1-2-3 साल में मेहनत करती थी। हाँ, ठीक है, उस पर आवाम भी उसमें साथ देती थी, महंगाई भी बर्दाश्त की जाती थी, कर्जे उतारने होते थे, बहुत सारी चीज़ें करनी होती थी। लेकिन इन द एंड ऑफ ईयर्स जब आपकी 5 साल दौर खत्म हो रहा होता था तो आवाम को बड़े वाजिया रिलीफ मिलना शुरू हो जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही हुकूमत अपने खजाने से बर्दाश्त करती थी। हाँ। हुकूमत खुद सब्सिडाइज चीज़ें देकर आपकी मार्केट को मेंटेन करती थी। और इस वक्त हमारे हालात ये हैं कि 2 साल आपके पास रह गए और सख्ती मजीद बढ़ती जा रही है। फ्लोर मिल एसोसिएशंस की सुने तो वो सही नज़र आते हैं, हुकूमत की सुने तो उनकी रेट नज़र नहीं आती। और अगर मार्केट की बात करें तो हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो हकीकतन नहीं है, लेकिन फुटेजेस में और आपको तस्वीरों में आपको तमाम सोशल मीडिया पे कभी कभार नज़र आ जाते हैं।
आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो प्रोटोकॉल एंजॉय करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। डिप्टी कमिश्नर की ये आलम था कि वो विजिबल ही नहीं थे, बहुत कम आपको नज़र आ जाते थे। खैर उनको तब्दील कर दिया गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टाइगर फोर्स वाला हिसाब हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का हो गया। ना कभी वो नज़र आए हैं, ना कभी वो नज़र आए हैं, ना जाने कब ये चेकिंग करते हैं जाके, कब की तस्वीरें शेयर कर देते हैं, कब के ये अल्लाह के फजल से मैं आपको बताऊं कि जितनी भी ये मीडिया को प्रेस रिलीज जारी करते हैं, तस्वीरें शेयर करते हैं, ये 1 से 2 रोज़ पहले होती हैं और ये कहीं जाके ना किसी जगह खुफिया ही खुद कार्रवाई कर देते हैं। हाँ। हमने वो दौर भी कवर किया जब डिप्टी कमिश्नर जो थे और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स थे, टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर्स जो TMOs होते थे, वो मीडिया को साथ लेके जाते थे, अपनी लाइव कवरेजेस दिखाते थे कि हम पे कोई डाउट ना रहे। बिल्कुल ऐसे और जो एक्शन करते थे उसका असर ये होता था कि फिल वक्त उस इलाके में थोड़ा सा लोग जो हैं वो खौफ व हिरास में मुब्तला होते थे कि हमारे चालान हो जाएंगे, पर्चा हो जाएगा हम पे, हमें कोई सज़ा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हालात ही नहीं है। यहाँ तो बस सिर्फ आप सोशल मीडिया पे इस मुल्क कौम को चला रहे हैं बहुत हद तक। आपकी गुड गवर्नेंस जो है वो लाहौर की अगर हद तक की बात करूँ तो सिर्फ आपको एक मीडिया ग्रुप्स पे आपको एक प्रोफेशनल तरीके से, अच्छे तरीके से फ़ोटो सेशन किए हुए में नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत में नहीं है। और इसी का ये इम्पैक्ट है कि आज आपके आटे का थैला 1200 हो गया है, आपकी रोटी जो है वो खुदा ना खास्ता कल को 20 रुपए की हो जाएगी। मुझे ये बता दें, हालात ये हैं कि आपका बुनियादी ज़रूरत है, आपने 2 वक्त की रोटी जो खानी है उसमें सबसे बुनियादी ज़रूरत आटा है और वो इतना महंगा हो गया है। बाकी चीज़ें तो बात की बात है, कोई ख़रीद सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा तो खा लेगा। इसके बावजूद कोई भी हुकूमती नुमाइंदा, कोई भी हुकूमती रहनुमा जब कभी भी टीवी स्क्रीन पर आता है, उनके पास जो मुआशी इशारे हैं वो इतने शानदार हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। अब अगर हम डॉलर की कीमत की बात कर ले, 40 पैसे जो है वो महंगा हुआ, फिर रुपए की बेकदरी, IT आलात, फ़ोन 15% महंगे, सस्ता है क्या? हर चीज़ तारीख की बदतरीन महंगाई की तरफ जा रही है। और हम इशारियों पे बात करें तो ठीक है, चलें आपके इशारियाँ मान लिए, लेकिन क्या किसी वजीर से कभी कोई आते हैं आपके पास, मिनिस्टर से बात होती है, किसी हुकूमती, उनसे पूछें कि कितनी दफ़ा जाके आपने तंदूर पे रोटियां खरीदी हैं, कितनी दफ़ा जाके आपने मार्केट से आटा परचेज़ किया है, कितनी दफ़ा जाके आपने जो आपको अलाउंसेस मिलते हैं उससे हट के आपने अपनी जेब से अपना किचन चलाया है, तो आपको पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये चीफ सेक्रेटरी या बड़े सेक्रेटरी साहिबान जो हैं या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये क्या खुद जाके बाजार से आटा खरीदते हैं, खुद जाके रोटी खरीदते हैं? इनके तो मुलाजमीन के भी मुलाजमीन जाके आगे से चीज़ें परचेज करके लाते हैं और साहब को गरम गरम रोटी रात को मिल जाती है। इनको क्या पता प्राइस कंट्रोल किस तरह करना है, इनको क्या पता मार्केट में रेट्स का तो पता होगा ना। उसका जो ये लोग राग गलाते रहे, माजी की हुकूमत की मिसाल देते रहे, अब क्या जवाब है? शर्मिंदगी का ये आलम है जिसको वो इनको अया नहीं करते, लेकिन इनके चेहरों पे वाज़ेह है कि इन्होंने हमेशा कहा कि जी ये डॉलर जो है ना वो बहुत महंगा है, जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब अपनी दफ़ा डॉलर बढ़ता गया तो कहते हैं उनकी आर्टिफिशियल कंट्रोल था। बिल्कुल ऐसे जब हमने कहा कि भाई आप आर्टिफिशियल कंट्रोल कर लें, आप आर्टिफिशियल कंट्रोल कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम आपकी गुण गाएंगे हर जगह, हम लिखेंगे आपके हक में इतना ज़्यादा, आप आर्टिफिशियल कंट्रोल कर लें। फिर उसके बाद वो इस बात से भी भाग गए। इसके बाद जो जो वादे किए गए हर एक का जवाब उनके पास है, हर एक अब ताजिर बेचारे क्या दुहाई दे रहे हैं कि हुकूमत रुपए की कीमत कंट्रोल नहीं कर सकती तो टैक्स ही कम कर दे। अब हर चीज़ पे इस कदर टैक्स लग गए हैं, तो ये टैक्सेस ज़्यादा बढ़ाने, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं टैक्स कल्चर को आम करना है, सबसे रिक्वेस्ट ये करते हैं टैक्स दें, मुल्क का पैसा मुल्क में। मतलब आप इस कदर लोगों के लिए तंगियां पैदा करते जाएंगे तो लोग किस तरह टैक्स कल्चर जो है उसको आम करेंगे? देखिए ये तो हुक्मरान को थोड़ा सा बड़ा दिल करके रिलीफ देना चाहिए। मैं मानता हूँ, आप भी मानती हैं कि माजी में जो कुछ हो गया, माजी के हुक्मरानों ने जो कुछ किया, लेकिन अब जो हाल में जी रहे हैं लोग, अब आपके सर पे इस चीज का सेहरा है कि आप मुल्क के हुक्मरान हैं। अगले इलेक्शन आने में अभी भी हम माजी की बातें छोड़ ही नहीं रहे हैं। या तो इनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि जी ये इलेक्शन में जो है ना इनके मुद्दे मुकाबले किसी ने नहीं आना, तो वन गो में वन साइड में इलेक्शन जीत जाना है। आप ठीक है, आप जो मर्जी करें, आप 1200 छोड़ के 1600 का आप थैला कर दे आटे का। अगर तो ये कॉन्फिडेंस का लेवल है तो फिर ना बिल्कुल ठीक है, इनको इसी रो में चलना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है ना तो फिर मुझे नहीं समझ आता कि अवाम के अंदर ये हमदर्दी, अवाम के अंदर ये मोहब्बत किस तरह से बरकरार रख सकेंगे। ये बड़ा मुश्किल होता है। और आखिरी साल में तो ये पॉलिटिकल स्टंट्स भी होते हैं कि आप उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दे रहे होते हैं, आप उनको ओवरऑल जो रुपए की बेकदरी से इम्पैक्ट जा रहा है। मुझे बता दें पूरी दुनिया में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हुकूमत देखें काबुल की, आपके अफगानिस्तान की,
वो सड़क पे आ गई है, लेकिन उनका अफगानी रुपया जो है वो इतनी बेकदरी से नहीं गिरा जितना हमारे साथ कुछ हो रहा है। अब अगर एक इकोनॉमिकल और एक उसका जायजा लिया जाए, मैं भी ये भी कहूँगा कि किसी आप बहुत अच्छे माहिर माशियात को बुलाए होने के जी, इसमें भी थोड़ी सी हमें बता देना कि क्या हमारे हमसाया मुल्क जो अफगानिस्तान है उसके साथ ऐसे हालात थे, ऐसे हाल हुआ वहाँ पे, और जिस तरह से वहाँ पे लोगों को अफरा तफरी, बेरोज़गारी, भूख, अफलास, फ़िक्र, मुआशी फ़िक्र की सामना है, क्या पाकिस्तान में उस तरह से है? तो हमारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्यों नहीं हो रही? कौन लोग हैं जो मार्केट से डॉलर खरीद के जमा कर रहे हैं, होती नजर आ रही है, और कौन लोग हैं जो मार्केट से डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, आपकी बाकी इंटरनेशनल करेंसी उठा के उसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं और उसके रेट बढ़ने का सबब बन रहे हैं। जो इन्फ्लेशन है किसी भी करेंसी में वो ऐसे नहीं आती। अब जब मार्केट से इंटरनेशनल करेंसी गायब हो रही है तो आपकी लोकल करेंसी पे उसका बोझ डायरेक्टली आ रहा है। ये चीज़ें तो खैर इससे आवाम और गरीब लोगों को क्या गर्ज, जिसने 200-300-500 रुपये की दिहाड़ी कमानी है उसको तो ये गर्ज है ना कि उसकी रोटी कितनी सस्ती है, उसको पानी किस तरह मिल रहा है, उसको गैस किस तरह मिल रही है, उसके बाद दाल आपकी 200-200 रुपये किलो पे लगी हुई है। तो रोटी आपके हालात, अगर रोटी मिल जाए, आपके पास खाने को सालन नहीं होगा, सालन मिल जाए तो रोटी नहीं होगी, गोश्त है तो वो आप अब महीनों में सालों वाला खाने वाला के साथ जिन लोगों की फैमिली, बड़ी फैमिली है, उन्होंने खाना भी खाना है, बिल भी देने हैं, आप ज़रूरियात ज़िंदगी के दीगर काम भी करने हैं, अद्वियात भी खरीदनी है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर आप जाएं तो आपको कम पैसों में कोई भी चीज़। हुकूमत का ये हाल है, हमारे पंजाब का भी अगर ले लें, क्योंकि तो मुझे लग रहा है कि ये तो पूरे लाहौर जो कि हमारा कैपिटल और इकोनॉमिकल ग्रोथ के हवाले से सबसे अच्छा शहर था, उसको भी पनाहगाहों की तरफ धकेल रहे हैं। पूरा शहर पनाहगाहों में रोटी खा रहा होगा जो हालात हैं रोटी के, और वो भी मुखैर हज़रात, माज़रत के साथ हुकूमत का उसमें भी कोई ऐसा इतना बड़ा रोल नहीं है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे, गैस शॉर्टफॉल की हम बात करने वाले हैं। गर्मी है तो मौसम चेंज होने को आएगा तो आपको गैस शॉर्टफॉल का सामना हो जाएगा। आई डोंट नो कि ये हो क्या रहा है, जिनके काम है लोगों को, सारिफीन को सहूलियात प्रोवाइड करना, सिर्फ बिल ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। खबर हमारे पास क्या है जी, जहां हम मसाइल डिस्कस कर रहे हैं, आप भी कहते होंगे कि जी एक के बाद एक मसला जो है हम बता देते हैं। हम नहीं बताते, असल में ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए आप लोगों को हम टाइमली बाखबर भी रखते हैं और बता देते हैं कि जी ये सब चीज़ें जो हैं होने जा रही हैं। आइंदा लाहौर में कुदरती गैस की किल्लत का खदशा है, जिसके बायस शहरियों को LPG LNG बासानी नहीं मिल सकेगी। आसानी से मिल क्या रहा है बाय द वे? अब आप खबर का एंगल चेक करें, लिखने वाले ने कमाल लिखा, उसने ये नहीं कहा कि बहुत महंगी होगी, हाँ, उसने कहा मिलेगी नहीं। डेफिनेटली जब आपकी खपत, आप देखें ना पूरे लाहौर शहर में अभी सुई गैस पे कितना गुजारा चल रहा है, और नेचुरल गैस के अलावा आपके LPG पे भी मैक्सिमम लोग हैं। खबर बनाने वाले ने बड़ी खूब खबर बनाई है कि जब सारे लोग LPG में शिफ्ट हो जाएंगे, हाँ, तो आपकी जो डिमांड है वो सप्लाई से कहीं ज्यादा तजावज कर जाएगी और आपको नहीं मिलेगी, और जहां मिल रही होगी तो वो ब्लैक में होगी, लिहाजा रेट का तयन नहीं हो सकता। और इसमें तो हम माहिर हैं, चीजें ब्लैक में हम देखें, हम जान के ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि हम उसका रेट का तयन ही ना कर सके, और रेट का तयन ना होने की वजह से जो बेचारा जिसको जहां सिलेंडर भरवाने का मौका मिलेगा भरवा लेगा। आप देखें हमारे रिक्शे LPG पे चल रहे हैं, हमारे घरों में LPG यूज़ हो रही है, हमारे अब जो CNG वाला सेक्टर था जहाँ पे सुबह गैस आती थी वहाँ पे अब सिर्फ शाम को आती है, पूरा दिन गैस गायब होती है। तो डेफिनेटली और अभी मौसम में तब्दीली आनी है, अभी इस्तेमाल ज्यादा होना है, अभी वो गैस जो है वो मुंजमद होने वाला जो फैक्टर है वो आना है, उसके वो भी बहाना आना है, और उसके बाद आपको गैस नहीं मिलनी। अब आपके पास ऑल्टरनेट रिसोर्स क्या है? आपके पास ऑल्टरनेट रिसोर्स वही है जितनी LPG आपके पास आ रही है। फिर होता क्या है कि सर्दी चूंकि थोड़े देर के लिए आती है, थोड़े टाइम के लिए आती है, वो इतनी शिद्दत से आती है कि आपको अपने हाथ भी सुलगाने हैं, आपको सर्दी लगती है, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको बहुत सर्दी लगती है, आप उसको गैस हीटर में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपकी खपत तो ज़ाहिर बात है आसमान पे जा लगेगी। गैस आपके पास वही है जितनी पहले आ रही है, लिहाजा आपके पास दो फैक्टर अब सामने आएंगे। एक तो आपको गैस मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो खुदा ना खास्ता वो 300 रुपए को भी क्रॉस कर चुकी होगी, या ब्लैक में हर बंदे का अपना रेट होगा, कहीं 350, कहीं 300, कहीं 250, जो भी उस वक्त अल्लाह जानते होगा। तो ये तमाम वो फैक्टर हैं जो एक जर्नलिस्ट, एक अखबार में या टीवी पे खबर देने वाला सहाफ़ी तो जानता है, लेकिन मजे की बात है सरकार नहीं जानती। और मैं इसी फैक्टर पे, इनकी गुड गवर्नेंस पे हैरान होता हूँ कि इतने प्रीएम्प्टिव मेजर यानी कि वक्त से पहले उठाए जाने वाले इकदाम करने का वक्त
जाया करने में ये लोग माहिर हैं। ये एकदम ही हो रहे हैं कि बता दिया है कि मिलनी नहीं है आपको। और आपका ये भी बात ठीक है कि खुद ही में उन्होंने कह दिया होगा बस ये आप दे दें, हमारी तरफ से जवाब है, साढ़े देना रहना, आप अपना बंदोबस्त खुद कर लेना। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कह रहे कि बासानी आवाम को गैस नहीं मिलेगी, ठीक है, अब बासानी तो बिजली भी नहीं मिल रही, अच्छे खासे बिल जो है वो पे किए जा रहे हैं, यानी हर सीज़न के लिहाज से हर परेशानी हर अजाब इन्होंने आवाम पे मुब्तला रखना ही रखना है। बावजूद इसके मुझे याद है कि पिछले साल भी तारीखी बिल लोगों ने पे किए हैं गैस के, आपने भारी भरकम बिल भी अदा करने हैं, आपने बिजली गैस के लिए तरसना भी है। किस डगर पे चल रही है ये हुकूमत, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा वैसे मैं बतौर पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म होने के नाते मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड इस तरह भी करता हूँ कि एक हुक्मरान को जब हुकूमत दी जाती है तो बहैसियत हम चूँकि इस्लामी रियासत हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ये भी जिम्मेदारी आप पे आयद होती है कि आपको जब मैंने इख्तियार दिया तो क्या किया। अगर माजी पे डाल के चीज़ें चलती होती तो सारे माजी पे डाल के आगे निकल लेना छोड़ते। हाँ। अब आप तो माजी की हुकूमतें जिनको आप कहते हैं कि करप्ट हैं, चलें आपका हमने मौक़िफ़ सुना, बयानिया सुन लिया, आप कहते हैं करप्ट हैं, लेकिन आपके इक़दामात की वजह से लोग उनको याद करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही, लोग उनकी अच्छाइयाँ याद करते हैं, लोग उनके तमाम दौर के जो रेट्स हैं कल हमने मेट्रो की बंदिश पे शो किया, यकीन माने जितने लोग हमने लोगों के तासुरात जाने, हर बंदा जो था वो माजी की हुकूमत की बात कर रहा था। तो मैंने ये फिनोमिना बताया है कि ये भी एक आप अगर बहसियत तालिब इल्म सोचें तो ये भी आपके लिए मुशाहिदे की बात है कि जब आप इतना पुअर परफॉर्म कर रहे हो, जब आप ही मार्केट में लोगों के साथ वादे करके उसको पूरा ना कर रहे हो, आप हर चीज को अल्लाह ताला की मर्जी हिकमत पे डाल के वो भी जस्टिफाइड कर रहे हो, आप माजी की करप्शन पे डाल के भी जस्टिफाइड कर रहे हो, कर्जे आप लेना ना छोड़ें। कितनी देर तक आप इस तरह से जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, कितनी देर तक? आप देखें आप हुकूमत क्या कर रही है। जब इनसे ये पूछा जाता है कि हुकूमत क्या कर रही है, ये तो हमें माजी के उन दरीचों में लेके जाते हैं जिनका शायद हमें भी इतराक नहीं, ये तो हमें 40 साल 50 साल पता नहीं कहां धकेल देते हैं। कितनी देर तक माजी की बातें हम करते रहेंगे? हुकूमती टेन्योर खत्म होने को आ गए, हम माजी में से निकलने को नहीं आ रहे। मैं बड़ा वैसे अब कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहा हूँ कि इनको कोई कॉन्फिडेंस है कि इनके मद्दे मुकाबल किसी ने नहीं आना, तो ये अगला जो इलेक्शन है 2000 आपका जो 23 में आने वाला है तो ये वन गो हो जाना है, लिहाजा हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस जो है वो हकीकत कभी नहीं हो सकता। आप बाहर जाके लोगों के तासुरात आपसे बेहतर कौन जानता है। आप इशारिये निकाल के देखें, माजी की तमाम हुकूमतों ने अपने आखिरी अयाम में आपने हुकूमत के इशारिये नहीं ना देखे, वो कहाँ जा रहे हैं, वो बड़ी दुरुस्त सिमत में और बहुत ऊपर जा रहे हैं। अच्छा वो पहले एक लंबी चौड़ी हुकूमती तर्जमानों की लिस्ट थी, अब तो वो भी खत्म हो गई ना, वो भी तर्जमानों ने कहा कि नहीं जी नहीं, अब ये आपकी बस की बात नहीं है। अब ये फिनोमिना क्या है? ये फिनोमिना एक्शन की ज़ुबान में, मैस कम्युनिकेशन की ज़ुबान में, सहाफ़त की ज़ुबान में है कि जो बोलता है बोलने दो, जो लिखता है लिखने दो, जो कहता है कहने दो, आप चुप करके अपना वक्त पास करो और अगला इलेक्शन। वैसे ये भी आज़ादी नहीं है कि जो आपने बोलना बोलने दो। वो तो मैंने तो थ्योरी की बात की है, लेकिन हकीकतन हमें इजाज़त नहीं है, इजाज़त नहीं है। खैर हमने नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो जी जियो टैगिंग मुकम्मल की गई है ख़वातीन हरास की वाक़यात के हवाले से। 3 डिवीज़न जो है इनको रेड जोन करार दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये काम करने के बाद क्या ये वाक़यात कम होंगे? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद एक बार फिर से आपको कहेंगे। खबर हमारे पास है, ख़वातीन हिरासगी के वाक़यात में जियो टैगिंग को मुकम्मल कर लिया गया। 3 डिवीज़न रेड जोन करार। सिटी और इकबाल टाउन डिवीज़न ग्रे जोन में शामिल है। सिविल लाइन डिवीज़न में सबसे कम जिनसी जराइम के वाक़यात रूनुमा हुए, हुक्काम के मुताबिक ये बताया गया है। क्या फ़ायदा होगा इससे दुरेनाया, आप मुझे ये बताइएगा। अच्छा आप देखें कि हमारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है लाहौर, अगर लाहौर के अंदर ये हालात हैं और लाहौर के अंदर क्राइम का, विमेन हैरेसमेंट का और जितने ज़्यादा विमेन वायलेंस के केसेस सामने आ रहे हैं, डकैतियों के, राजनियों के, अभी तो हम उस डाटे पे जाते ही नहीं है, तो मिसाल ही ना दे। तो अगर यहाँ पे ये हालात हैं तो लाहौर समेत पंजाब के बाकी 36 अजला में क्या हाल होगा? एक तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठता है। और दूसरी बात है हमारे लाहौर के अंदर सिविल लाइन्स के अंदर मसला ये है कि सिविल लाइन है आपका रेड जोन। सिविल लाइन के अंदर सर्विलेंस बहुत ज़्यादा है, आपके सेफ सिटी के कैमरेज हैं, फिर आपकी पंजाब असम्बली है, आपके ऐवान वज़ीर आला हैं, तमाम तो सरकारी इमारतें हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की इमारतें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा ये है कि वहाँ पे बहुत सारी आपकी बाज़ार हैं जिसमें हाल रोड है, आपके इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हैं, ज़ाहिरी तौर पे जहाँ पे काम बहुत ज़्यादा जेंडर बेसिस होता है। एक तो चलें ये बात सामने आ गई, लेकिन जो बाकी ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स हैं पूरे लाहौर में,
इसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा सेक्टर है, जो पढ़ा लिखा लाहौर का जोन है, जिसमें अगर गुलबर्ग की बात करें, डिफेंस की बात करें, वहाँ पे बहुत केसेस रिपोर्ट होते हैं। और वहाँ तो हाईली एजुकेटेड फैमिलीज रहती हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग वेल ऑफ रहते हैं, वहाँ पे तो गुर्बत वाला फैक्टर बहुत कम है। वहाँ पे होता क्या है हमारे माशरे में कि अगर घर में माशी मसाइल आ गए तो मियाँ बीवी ने लड़ पड़ना है, अगर कहीं पे कोई मसाइल आ गए लेन देन के, वहाँ पे लड़ाई हो जानी है। यानी कि जो मुआशी फैक्टर है वो बहुत इन्वॉल्व होता है। और आपके जो दीगर इलाके हैं जिसमें पोश इलाकों के अंदर ये केसेस आ रहे हैं, उसके अंदर तो लोगों को कहना नहीं चाहिए लेकिन जहनी मसाइल का सामना है, और जहनी मसाइल की वजह से भी वायलेंसेस केसेस जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब पुलिस का रिस्पॉन्स ना करना, पुलिस का बर वक्त पहुँच के कार्रवाई ना करना, इन्वेस्टिगेशन को इल्तवा में डालना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों को शय मिलती जा रही है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। आप जितनी मर्जी चीज़ें जो हैं वो इनोवेशन के नाम पर कर ली, जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली गई है। बिल्कुल। हमने अभी रिसेंटली वाकये में मीनारे पाकिस्तान वाले देखा कि 15 पर कितनी कॉल्स हुई और कितना पुलिस का। अब मैं उसी तरफ आ रहा था कि चले आपने बहुत सब कुछ कर लिया, लेकिन लोगों को अभी भी कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके माजी में जितनी फोर्सेस बनी, अबाबील फोर्स बन गई, आपकी कौन कौन सी पीरो फोर्स बन गई, डॉल्फिन बन गई, उसके अलावा आपका रिस्पांस टाइम पुअर है। माजरत के साथ, और वो रिस्पांस टाइम जो पुअर होता है उसकी वजह से लोग अपना कॉन्फिडेंस शेक कर जाते हैं। आपको याद है कि नई 15 आई और लोग 15 पे कॉल करते थे, उसके बाद उसका रिस्पांस देखते थे, रिस्पांस था भी बहुत अच्छा, फिर वक्त के साथ साथ डिक्लाइन आना शुरू हो गया। फिर आपके हमारे डीएजी होते थे डॉक्टर हैदर अशरफ, उन्होंने आके थोड़ा उसको रिवाइव किया और इसी स्टूडियो में बैठ के उन्होंने कहा जी अब कॉल करें, अब कॉल करके रिस्पांस टाइम देखें। और हमने यही बैठ के मेरा ख्याल आप ही थी या कोई और एंकर थी, तो उन्होंने जब कॉल की तो कॉल का वो रिस्पांस टाइम जो वो बैठ के क्लेम कर रहे थे वो हुआ। बिल्कुल वो हुआ। उसके बाद अब 3-4 साल से पुलिस का डिक्लाइन इन रिगार्ड कंप्लेंट रिड्रेसल, इन रिगार्ड कंप्लेंट रिस्पांस, और आपका जो लोगों को मसाइल के हल की तरफ लेके जाना है, ये मुश्किल है। अब आप जियो टैगिंग कर लें। मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, कल की न्यूज़ भी है, और वैसे ये जो तब्दीलियां लाई जाती हैं ये इस वजह से तो नहीं है, बार बार आईजी की तब्दीली, बार बार हायर कमांड्स की तब्दीलियां, मेरे ख्याल से ये भी एक वजह बनती है दुरेनाया। बिल्कुल ये वजह बनती है, बहुत ज़्यादा वजह होती है कि आप क्राइम कंट्रोल करने के लिए बाजू का सिपा सालार को बहुत सख्त फैसले करने पड़ते हैं। सिपा सालार को डंडा लेके अपनी फोर्स के पीछे चलना पड़ता है, और सिपा सालार जो कि आपके आईजी साहब होते हैं उनको बाज़ औक़ात खुद भी फील्ड में जाना पड़ता है। हमारे जो आईजी साहब तब्दील हुए हैं उनके दौर में तो क्राइम रेट बहुत हाई चला गया, बहुत बड़े बड़े मर्डर्स भी हुए, बहुत बड़े बड़े केसेस भी हुए, वुमेन हैरेसमेंट थी या वुमेन वायलेंसेस थी, बहुत सारे केसेस जो है जिन्होंने मीडिया हाइप क्रिएट की जी। अब हुकूमत का एक मसला ये भी है कि आप जो मर्जी करते रहे, आप जो मर्जी लिखते रहे, कहते रहे, सोशल मीडिया पे अगर काम स्टार्ट हो गया और तो जनरल फीडबैक आ गया तो फिर बंदा जितना भी अच्छा है, उसका टेन्योर जितना भी मुख्तसर है, वो फारिग है। पहले तो मैं इस हक में नहीं हूं कि आप 1 साल के अंदर या आप 2 साल के अंदर 5 आईजी बदल दें, आप 5 सीएस बदल दें। आप उन बंदों, आपके पास बुकेट में बंदे कितने हैं, आप उनसे काम नहीं लेंगे तो आप कितने ब्यूरोक्रेट बदल देंगे, और वो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, के अगर कोई बड़े जबरदस्त नताइज निकल रहे हैं तो फिर तो समझ भी आता है ना। अच्छा, अगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर बतौर ब्यूरोक्रेट मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो फिर मुझे सीट पे किसी भी रहने पे क्या हक है? बिल्कुल सही। मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि मुझे फिर किसी भी सीट पे रहने का हक क्या है भाई? अगर मैं आईजी पंजाब रहूं, मैं आईजी रेलवे चला जाऊं, मैं आप क्या फिर एक वो जो होता है हमारा एक गेम होती थी जिसमें वो कुर्सियां तब्दील करते थे, आप वो गेम प्ले कर रहे हैं लोगों के साथ म्यूजिकल चेयर आप म्यूजिकल चेयर चला रहे हैं लोगों के साथ, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने अच्छा पॉइंट रेज किया कि इसको भी बीच में हमारी डिस्कशन में कंक्लूड करना चाहिए। तो टैगिंग के बाद भी अगर पुलिस का रिस्पांस नहीं आता, किसी भी खातून को हैरेस किया जाता है, उसके बाद वही आपकी 15-20 मिनट कॉल चलने के बाद मोटरसाइकिल में 2 खटारा सी आपकी बाइक पे सवार सिपाही आ जाते हैं और वो भी आके जाके थाने आ जाओ जी देखेंगे, तो फिर आपने क्या हासिल किया? बिल्कुल। और फिर 15 का रिस्पांस टाइम भी हमने देख लिया, यानी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आपने जो है नजरसानी करनी है। ओवरऑल ये चीजें ठीक होंगी तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके नताइज भी आपको बेहतर निकलना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज आप जितने मर्जी दावे करते जाएं, जियो टैगिंग मुकम्मल हो गई है, फलां चीज़ मुकम्मल हो गई है, पुलिस पर जो अवाम का इत्तमाद है उसको बहाल करने के लिए अब बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करना है। जितनी मर्जी आप इस्लाहात ले आए, जब तक कुछ ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं होगा अवाम का इत्तमाद बहाल नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच दुरेनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप हेडलाइंस जानिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको शो में ज्वाइन करेंगे, अपने मेहमानों से मुलाकात कराएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा।
स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम डिस्कस करने वाले, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था आज 8 सितंबर है, वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जा रहा है। इस दिन की अहमियत क्या है, ये दिन क्यों मनाया जाता है, असल मकसद क्या है? यूनेस्को अक़वाम मुत्तहिदा के तालीमी, साइंसी और सकाफ़ती तंजीम के मुताबिक ये दिन आदमी बरादरी को अफराद, बरादरियों और मुआशरों के लिए ख़वानगी की अहमियत याद दिलाने के लिए मनाया जाता है और ज़्यादा ख़वानदा मुआशरों की तरफ तेज़ तर कोशिशों की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से हमें तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर कोशिशों की ज़रूरत है। तो इस ज़िम्मन में कोशिशें क्या की जा रही हैं, मुतल्लिका लोग जिनकी असल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या किरदार निभा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है जी, अपने मेहमान का मैं तारुफ करवाना चाहूँगी और जानूँगी जी कि उनकी जानिब से काविशें क्या की जा रही हैं। बशीर अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इनके बारे में बताती चलूँ, एडिशनल सेक्रेटरी लिटरेसी हैं। अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले मैंने आगाज़ यहाँ से करना है कि आज का दिन मनाना, इसकी अहमियत समझना, समझाना कितना ज़रूरी है? ये बड़ा ही बुनियादी सवाल आपने किया है कि इसकी अभी जो आपने इस दिन का तारुफ कराते हुए जो बात बताई है कि ये 1966 से यूनेस्को ने स्टार्ट किया था, तो ये एक तो इंसानी ज़िंदगी में तालीम की जो अहमियत है, ख़वानगी की जो अहमियत है उसको उजागर करने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए कि अगर ख़वानगी में हम कहाँ पे खड़े हैं और पीछे रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन मैं इससे भी कहूँगा कि इसका आगाज़ तो जो पहली वही नाजुल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, तो वहाँ से आगाज़ इसका हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने प्यारे नबी के साथ हम कलाम होते हैं तो पहला लफ्ज़ जो बोला जाता है वो इकरा है। इकरा है, बिल्कुल। तो ये तो उस दिन की याद है। और जहाँ तक हम चूँकि ये बैनुल-अक़वामी सतह पे हर साल ही 8 सितंबर को ये मनाते हैं, तो इसका मकसद ये है कि तो हम एनालिसिस कर रहे हैं हम कहाँ खड़े हैं और हमारी स्पीड जो आगे बढ़ने की है क्या वो मुनासिब है, और अगर नहीं मुनासिब तो हमें क्या इक़दाम करने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस हवाले से ये हम अच्छा जी, आपने इक़दामात की बात की तो मुझे बताइएगा, आप एडिशनल सेक्रेटरी लिटरेसी हैं, आप अपने फ़राइज़ किस हद तक निभा रहे हैं, आपके महकमे के बुनियादी फ़राइज़ हैं क्या? देखें, पहली बात तो ये है कि जैसा इस डिपार्टमेंट के नाम से ज़ाहिर होता है कि लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन है, एक तो ख़वानगी की शरह को 100% करना कि हमारा कोई भी फ़र्द ऐसा ना हो जो लिखना पढ़ना ना जानता हो, जो ख़वानगी की बुनियादी तारीफ़ है कि वो किसी भी, हम अभी बहुत पीछे नहीं हैं। बिल्कुल है बात कि हम इतना पीछे हैं कि 60% हमारी जो है वो लिटरेट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की और 64 पंजाब की है। असल वजूहात क्या है? वजूहात देखें, बड़ी बात तो ये है कि हमारी ये दोनों चीज़ें मैं कहता हूँ कि इंटरलिंक्ड है, एजुकेशन और गुर्बत। गुर्बत एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ने देती और एजुकेशन में कमी गुर्बत को दूर नहीं होने देती, वो खुशहाली नहीं आने देती। माइंडसेट ही नहीं ना लोगों का, आप इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। और अगर खुल के बात की जाए तो बाकी इंसानी जितनी भी डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं, हमारी सोशल डेवलपमेंट है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हमारी वो बिहेवियरल चेंजेस हैं, हमारी हेल्थ और हाइजीन की बात करें, क्लीनिनेस की बात करें, जितने भी बड़े बड़े इंडिकेटर्स वो सारे के सारे इस पे बेस करते हैं। ये बुनियादी जो है हमारा टारगेट है, और अगर इससे में पीछे हैं तो बाकी किसी आप साइड पे आगे नहीं जा सकते। इंसान के आगे बढ़ने की और कोई रास्ता बाकी बचता ही नहीं है इसके अलावा। आप तारीख़ी इंसानियत पे देखें, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि एक माशरा बड़ा अनपढ़ था, सारा अनपढ़ था और बड़ा तरक्की कर गया, और दूसरी साइड पे देखें कि कहीं आपको ये नहीं मिलेगा कि 100% लिटरेसी रेट है उसका, लेकिन गरीब बड़े हैं, ऐसी तो ये मुमकिन नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये कोरिलेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, और मैंने जैसे कि अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये अर्ज़ किया कि इकरा से इसका आगाज़ होता है, और हमेशा ही ये दीन इस्लाम में तो बतौर ख़ास इस पर बड़ा जोर दिया गया, और इंसानियत की तरक्की इसके साथ इस कदर जुड़ी हुई है कि इसके अलावा कोई और बात करना मुनासिब नहीं। बिल्कुल। तालीम आम करने के लिए इक़दाम क्या किए जा रहे हैं? देखें, बात तो यही है कि पहले नंबर पे मैं जो समझता हूँ कि हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए। हमारा बड़ा बैरियर जो है, हमारी शायद अभी भी इंडिविजुअल लेवल पे, ख़ानदानी सतह पे भी वो प्रायोरिटी जो एजुकेशन को देनी चाहिए वो नहीं दे रही। मैं
बड़ा खुल के एक बात करूँगा कि हम अपने बच्चे की शादी पे लोग धड़ाधड़ खर्चा कर लेंगे, उसकी तालीम पे नहीं कर लेंगे। बच्ची को जहेज देने के लिए तो जहाँ से भी मर्जी हम कर्जा ले लें, कुछ मजदूरी कर लें, वो जहेज पूरा जरूर कर लें। लेकिन तालीम की अहमियत क्या है ये अभी तक उसको गोल्ड वाला जेवर पहनाएंगे, तालीम के जेवर से उसका ये रास्ता बता दें, ये चीजें आम करने की जरूरत है, लोगों में शऊर बेदार करने की जरूरत है, लोगों के माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। जब तक ये नहीं किया जाएगा तालीम आम नहीं हो सकती। तालीम आम नहीं होगी। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है? कोई ऐसी काउंसलिंग सेंटर, कोई सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू की जा सकती है? आजकल सोशल मीडिया आपके पास इतना बड़ा हथियार, देखें उसको भी यूज़ किया जा रहा है। मैं एक और फिर यहाँ पे बात करूँ, मुझे बांग्लादेश की एक बात एग्जांपल देना पड़ेगी। बांग्लादेश के हालात जो है हमसे भी ज़्यादा मुश्किल थे। 71 में जो वो एक मुल्क की शक्ल में सामने आया, तो उसके बाद जिस तरह की डेवलपमेंट हुई, बड़ी ओवर पॉपुलेशन उसमें भी बड़े, लेकिन एक चीज़ वहाँ पे जिसने उसकी लिटरेसी रेट को बेहतर करने में बड़ा रोल प्ले किया, वो था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। उसमें बहुत ज़्यादा थी। हमें सिर्फ गवर्नमेंट की लेवल पे नहीं है, हर लेवल पे इसको देखना है। और उसके लिए हमने क्या किया, अभी रिसेंटली जो एक्टिविटीज़ मेजर हैं और मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट के लिए भी काबिल फ़ख्र हैं, कि हमने सोसाइटी के हर वो सेगमेंट को, हर सोसाइटी के वो ग्रो को हमने टच दिया है। हमने ओन कराया है सोसाइटी को कि ये काम सबने मिलके करना है और कलेक्टिव एफर्ट के साथ। डेटा तो मौजूद होगा कि कौन-कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर रेट मैं अर्ज कर रहा हूँ, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ हमने मीटिंग्स की हैं। उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट दिया है कि हम इसको बेहतर करने में हम अपने तमाम वसाइल देने के लिए तैयार हैं। प्राइवेट स्कूल्स की जो बड़ी हमारी एसोसिएशंस है, जैसे सर्विंग स्कूल एसोसिएशन है, जिनमें थोक्सेंस भी उसके, उनके साथ भी हमने एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। और उन्होंने कमिटमेंट दी है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे, अपनी बिल्डिंग्स सेकंड टाइम में इस काम के लिए देंगे। दूसरी, हमने एक फ्रेंड्स ऑफ लिटरेसी के हवाले से मूव चलाई कि एक तो लोगों को पता चले कि लिटरेसी डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, और दूसरा ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं कुछ कर सकेगा, हर फर्द ने इसमें रोल प्ले करना है। बिल्कुल आपने सही कहा, मिलजुल कर हम इस पर काम करेंगे। इस वक्त 100 से ज्यादा हमारे लोग जो है वो फ्रेंड्स एनरोल हुए हैं, जिन्होंने स्कूल्स को अडॉप्ट किया, जो उसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए और उसकी लिटरेसी रेट को बेहतर करने के लिए पब्लिक बहुत ज़्यादा हमारे साथ मिलकर आगे निकली है। इस तरह सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चला रही है, जिसमें हमने मुझे बताइएगा, हमारे डिफरेंट सेगमेंट हैं, ख्वाजा सरा हैं, अक़लियती बरादरी है, खाना बदोश हैं, आपको हर सेगमेंट के पास जाके उनको देखना है और उनका माइंडसेट चेंज करना है, उनको इस तरफ लेकर आना है। समझते हैं ये बहुत बड़ा चैलेंज है? देखें, ये भी एक इस डिपार्टमेंट की ब्यूटी है कि इसने कोई सेगमेंट ऐसा नहीं जो छोड़ा हो। सही। ख्वाजा सरा का बड़ा मुश्किल काम था, वो हमने स्टार्ट किया, ठीक है, और वो चल रहा है बड़े अच्छे तरीके से। जेल खाना जात में हमारे सेंटर चल रहे हैं ताकि कैदी वहाँ फारिग ना बैठे, वहाँ पे एजुकेशन तो अपनी कम से कम लें और अच्छे इंसान बन के बाहर आए। हमें दरिया के अंदर जो फैमिलीज कश्तियों में रह रही हैं, वो बाहर में आती है, मकीम जो लोग हैं उनको लेकर आना, उनके पास हमने कश्ती स्कूल बना के, हम चाहे कि हम वेट करें कि वो बाहर आए और पढ़ें, हम दरिया के अंदर घुस गए। सही। पहाड़ों के अंदर जाके पढ़ा रहे हैं। खाना बदोश की आपको पता है अपनी एक सोसाइटी है, वो बाहर नहीं उससे निकलते। हम नहीं इंतजार कर सकते कि वो हमारे स्कूल में कहीं आए, हम स्कूल उठा के उनके पास ले गए हैं। हमने कोई ऐसी मिसाल भी क्या बनाई है कि कोई खाना बदोश फैमिली से था, ख्वाजा सरा था, जिनको हमने रोल मॉडल बना के पेश किया कि इनको कहाँ से उठा के तालीम के जरिए कहाँ तक पहुँचा? देखिए, आज चूँकि हम उसको भी बहुत ज़्यादा मीडिया पे कवर दे रहे हैं लिटरेसी डे पे, हमारे इस वक्त इन नॉन फार्मल स्कूलों से जो बिल्कुल जिनकी गुर्बत के बॉटम लाइन पे वो लोग थे, अगर लिटरेसी स्कूल और नॉन फार्मल स्कूल उनको मैसर ना आता तो इस मकाम पे ना कहते। मकाम क्या है कि एक हमारा डॉक्टर इस वक्त नॉन फार्मल स्कूल से पढ़ के वो म्यू अस्पताल में काम कर रहे हैं। आज उसका भी इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त कुछ 5 लोग ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन पे हमारे नॉन फार्मल स्कूलों से निकलते हैं। और मैं फिर बताऊंगा, ये रेगिस्तान से लोग, ये चोलिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये किसी शहर से ताल्लुक रखने वाले नहीं हैं। और इसी तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में MSc और बहुत सारे शुबा ज़िंदगी में ये वो लोग पहुँचे हैं, और यकीनन ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज है हमारे लिए अगर हम इनको प्रमोट करें। बशीर अहमद साहब, कोई मैसेज देखने वालों को आज के दिन की मुनासबत से आप देना चाहें? बड़ी सादा बात है, अगर हम पढ़ते नहीं हैं तो हम शायद
सरवाइव नहीं कर सके। बिल्कुल, शायद नहीं, बल्कि सारी बिल्कुल ही नहीं चीजें, कर सकते। सारी चीजें छोड़ दें। जिंदगी के किसी भी सेगमेंट में आज आपकी तालीम का तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। सारी चीजें छोड़ दें, इस पे पूरा फोकस कर लेंगे जब हम, तो हमारी तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट नहीं बने। बिल्कुल, तालीम का जी कोई नेमुल बदल नहीं है। तो ज़रूरी आज के दिन ये चीज़ है कि ये आप तहैया करें, ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द बल्कि जितनी कोशिश कर सकते हैं तालीम को आम करने की, अपना हिस्सा ज़रूर डालिए, तालीम को आम कीजिए। जितने लोग पढ़े लिखे होंगे मुआशरा उतना ही निखर के सामने भी आएगा, तरक्की भी करेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, ये बड़ी अहम चीज़ है, हम सिर्फ दिनों की मुनासबत से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उनको समझना, उनकी अहमियत को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है। तालीम की अहमियत क्या है, माशरे की तरक्की में तालीम का किरदार क्या है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तालीम को आम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इसके लिए बड़े तालीमी इदारों का किरदार क्या है, तलबा के लिए किस तरह से वो आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। वीसी लम्स हैं डॉक्टर अरशद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जिनसे असल में बात करने का मकसद क्या है कि जी ये बड़े नामवर तालीमी इदारे हैं जहाँ से तलबा जो हैं वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता होकर निकलते हैं, लेकिन बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जो कि तालीम के समंदर में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात इस कदर बढ़ जाती हैं कि वो तालीम हासिल नहीं कर पाते। तो उन तलबा के लिए किस तरह से ये तालीमी इदारे जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें अपने तालीमी मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर चलना है, इस पर हम माहिराना राय भी जानेंगे। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम अना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कहिएगा आज के दिन को मनाने का मकसद क्या है? माशाल्लाह से आप माहिर तालीम हैं, आपकी राय अहमियत भी रखती है। कितना ज़रूरी है आज के दिन को मनाना, इसका मकसद लोगों को बताना और समझाना? बहुत ज़रूरी है। ये आज का दिन सब लोगों को रिमाइंड करता है कि आला तालीम का फ़रोग हमारी सब की प्रायोरिटी है, और ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज़ लाइक आवर्स, हमारी तो ये कोर बिजनेस है। तो तालीम अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक हासिल करने की आज़ादी को हम लर्निंग विदाउट बॉर्डर्स की फ़िलॉसफी कहते हैं। इसका मकसद ये है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं उनको मौका मिले कि वो एक ब्रॉड बेस्ड तालीम और तरबियत हासिल कर पाएँ। इस वजह से हमने जो 5 अपने स्कूल्स बनाए हैं, 35 साल पहले बिजनेस स्कूल कायम हुआ, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज जो सबसे बड़ा स्कूल है हमारा, उसके बाद साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर लॉ, और 3 साल पहले स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो यानी अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो आपको साइंस, लॉ और मुख्तलिफ कोर्सेज लेने का मौका मिलेगा। अगर आप साइंस सीखना चाहते हैं तो आपको ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन और बिजनेस सीखने का मौका मिलेगा। इस तरह स्टूडेंट्स को एक होलिस्टिक करिकुलम से फ़ायदा मिलेगा, और हमारी तो यही ख्वाहिश है कि सबको टीचिंग मेथड्स बेहतर, हम इसमें मसरूफ़ हैं बेहतर बनाने में, और पेडागॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस है। सही। डॉक्टर साहब, हमने जदीद तालीमी तकाज़ों से रोशनास कराना है अपनी नौजवान नस्ल को, तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है, हमने जदीद तालीम की तरफ जाना है, नई नई चीज़, कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि किस तरह से क्या चीज़ें, तालीमी मैदान में भी इनकलाब की ज़रूरत है, तो इस तरफ कैसे जाया जा सकता है? इसके बहुत से तरीके हैं। देखें, या तो आप कोविड को इस तरह सोचें कि कोई दीवार लग गई है, हाँ, कि हम दीवार के आगे नहीं जा सकते, या आप देखें कोविड की दीवार ज़रूर लगी होगी लेकिन उसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं, और वो क्रैक्स में जो लाइट आने की ज़रूरत है उस पर हम तवज्जो देते हैं। तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब देखें, ट्रेडिशनली पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे हैं वो सब इन क्लास, इन पर्सन, जी जी, इन्होंने ऑनलाइन लर्निंग पे तवज्जो दी है। तो इस तरह एक ये बहुत अच्छा तजर्बा है कि लम्स की एक जदीद प्लेटफॉर्म है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, उसको हम कहलाते हैं लम्स एक्स। तो उसके ज़रिए पाकिस्तान के हर कोने से कोई भी शख्स आसानी से तालीम हासिल कर सकता है।
सही। अच्छा जी, अनफॉर्चुनेटली आजकल जो हम तालीमी मयार देख रहे हैं, अगर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो वो तालीम मकसद से हटकर बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि फिर उसका हमें आउटकम भी वैसा मिल रहा है, हमारे तालिब इल्म भी उसी तरह की तालीम हासिल कर रहे हैं। जदीद तकाज़े जिसमें हम रिसर्च को जितना आम करना चाहें, चीज़ों को जितना स्मूथली लेकर चलना चाहें, वो चीज़ें नहीं। तो डू यू थिंक कि ये वाकई तालीम को जो हमने बिजनेस बना लिया है, ये वजूहात भी हो सकती हैं? नहीं, हो तो सकती हैं, लेकिन ये कोई तालीमी इदारे का गोल नहीं है, ना होना चाहिए। अब देखें, जो मैं आपको हमारी मिसाल दे सकता हूं, जो अलग इदारे भी फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ 35 साल पहले सैयद बाबर अली साहब और बाकी जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनकी विजन ये थी कि लम्स का एक आला रिसर्च और टीचिंग यूनिवर्सिटी बनाएं, जिसमें ये लर्निंग्स विदाउट बॉर्डर्स, जो आपको फलसफा बता रहा था, तो ये इस पर मबनी हो। तो लम्स एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है और हमारे की फोकस डाइवर्सिटी पर है। तो हमारे पास 140 से ज़्यादा गांव और कस्बों जैसे घोटकी, तंदू आदम, तरबत, हलवा नगर, टैक्सिला, हुंजा, स्वात, यहाँ से हर जगह से हमारे स्टूडेंट्स आते हैं। तो इस डाइवर्सिटी से लम्स को एक छोटा सा पाकिस्तान बन जाता है, जहाँ पर मुख्तलिफ सकाफ़तों और ज़बानों का खूबसूरत इम्तियाज़ मिलता है, और ये बाकी स्टूडेंट्स के सीखने के अमल में भी अहम किरदार अदा करता है। तो हमारे को तो ये यकीन है कि तालीम की तरक्की, तालीम से तरक्की का ये बेहतरीन ज़रिया है, और इसलिए हम पाकिस्तान के हर हिस्से में ज़हीन स्टूडेंट्स तलाश करते हैं ताकि वो आला तालीम हासिल कर अपने इलाकों में तरक्की और खुशहाली का सीखें और दूसरों को सिखाएं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा कि लम्स अपने ज़हीन तलबा जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कैपेसिटी नहीं रखते हैं, लेकिन तालीम हासिल करना चाहते हैं, कुछ स्कॉलरशिप, कोई ऐसे प्रोग्राम कि तालिब इल्मों को फ़्री तालीम भी दी जा सके। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस तरह के तालीमी इदारे की दरसगाह के मुंतज़िर हैं। क्या कहना चाहेंगे उन तलबा के लिए, क्या लम्स के दरवाजे खुले हैं? ये बहुत अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका ये पूछने। ये सवाल जो है, ये इसमें बहुत सारे, हमको पता है, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में। तो हमने 2001 में एक नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, जिसको हम NOP से नाम से एक ये इनिशिएटिव शुरू किया था। अब देखें, ये 21 साल हो गए हैं, और यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था, पाकिस्तान भर से पसमानदा इलाकों के ज़हीन बच्चों को स्पॉन्सर और पार्टनर्स की मदद से मेरिट की बुनियाद पर तालीम का मौका हम देते हैं। तो अगर आप पूछें कि फिर आपने 20 साल में क्या किया, हम ये बता सकते हैं आपको कि 1300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स NOP का हिस्सा बन चुके हैं, और ये प्रोग्राम तकरीबन जैसे मैं आपको बता रहा था 140 शहरों, कस्बों और देहात के लोगों तक पहुंच चुका है। तो लम्स में पाकिस्तान भर से 5300 से ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, और इनमें 3 में से 1 स्टूडेंट को फाइनेंशियल एड हासिल करने का मौका मिलता है। तो इसके मायने क्या है? मायने ये हैं कि अगर आपकी ट्यूशन जो है, ये जो 3 में से 1 स्टूडेंट्स हैं, उनको या तो 20% से 140% तक उनको फ़ायदा मिलता है। और अब तक लम्स ने तकरीबन 8 बिलियन यानी एग्जैक्टली 7.8 बिलियन रुपए का माली मदद कर चुका, हम अब तक कर चुके। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ तजावीज़ चाहिए, आपकी माहिराना राय चाहिए। हमने तालीम को आम करना है, हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि तालीम की अहमियत समझने को तैयार नहीं।
हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच्चों को तालीम हासिल करने की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है। ख़ास तौर पे ये जो डिफरेंस लड़कियों लड़कों को लेके, अच्छा अभी भी लोग कहते हैं कि जी लड़कियों को तालीम हासिल करने की ज़रूरत नहीं, टाइम पे शादी करें, अपने घर की हो जाए, बाद में घरदारियाँ ही संभालनी है। बहुत बड़ा सेगमेंट है जिनकी अभी भी माइंडसेट ये है। क्या सजेशन देना चाहेंगे, किस तरह से इन लोगों में शऊर बेदार किया जा सकता है? क्या कोई काउंसलिंग सेंटर बनाने हैं, सोशल मीडिया की हेल्प लेनी है, हमने लोगों में तालीम के रुझान को आम करना है? क्या सजेशंस हैं आपके पास? देखें, इसमें बहुत से सजेशंस हैं, लेकिन मैं आपको अगर समराइज करूं तो इस तरह बोलूँगा कि ये है एक मसला माइंडसेट का, कि आप किस तरह इस तरह के एजुकेशनल बैरियर्स जो हैं इसको आप किस तरह दूर करेंगे। तो आपने बात की जैसे अब फीमेल्स की, बिल्कुल सही बात की है। यहाँ पर तो अगर आप पाकिस्तान को देखें तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं अबाउट इनइक्विटी यानी और इनइक्वालिटी जो फीमेल्स की उनको जो बोझ पड़ता है वो किसी और को नहीं इतना ज़्यादा पड़ता है। और इसमें ज़रूरत ये है कि अगर आपको अपनी नेशन बिल्ड करना है तो आपको हर वक्त तवज्जो देनी होगी पहले अहम फीमेल्स पर। क्यों? इसलिए वही तो घर पे और उनका जो इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे, तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। तो इस तरह अगर देखें, हम अपना माइंडसेट चेंज कर लें, जो हम लम्स में फिलोसॉफिकली हम इसको बुनियादी तौर पे बहुत तवज्जो देते हैं। क्या सिर्फ पढ़े लिखे वालिदैन, पढ़े लिखे माँ बाप ही अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकते हैं? बिल्कुल दिलवा सकते हैं, बिल्कुल दिलवा सकते हैं। देखें, अब तो दुनिया खुल गई है ना। अब देखें, मैं आपको बता रहा था ये लम्स के बारे में कि ऑनलाइन लर्निंग की तो एक्सेस की वजह से तो बहुत दरवाजे खुल गए हैं। तो यहाँ पर अब हमें इस तरह की चीज़ें करनी है कि अगर हम लीडर्स अपॉइंट करें तो उसके अंदर ज़रूर शामिल करें औरतों को। और हमने इसी तरह यहाँ पर की है कि लम्स में अगर आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखें तो 40% तो कम से कम ये फीमेल्स ने ऑक्यूपाई किया। ठीक है जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, आपकी कीमती राय के लिए। आई होप कि हम इन चीज़ों को जो है समझें भी और आगे लेके चलें भी। तालीम की अहमियत जो है उससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। जितना हम तालीम को फ़रोग देंगे, मुआशरे में निखार पैदा होगा। तालीम के साथ साथ तरबियत की अहमियत हम हमेशा ज़ोर देते रहते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और स्पेशल सेगमेंट आज के प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप फिट कैसे रह सकते हैं, फुल बॉडी वर्कआउट आप कौन सा पूरे दिन में कर सकते हैं, एंड सेकेंडली डाइट कितना मैटर करती है, अच्छी डाइट का वर्कआउट के साथ क्या रोल है, ये हमें बताएंगी हमारी आज की मेहमान सुलाफिन नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक हूं, अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी, आज जो हम चीज़ें अपने नाजरीन के साथ शेयर करने वाले हैं, फुल बॉडी वर्कआउट। आपने एक्टिव भी रहना है, चुस्त भी रहना है। समटाइम वर्कआउट कुछ करके आप बड़ा लेजी हो जाते हैं, हालांकि मकसद क्या होता है कि आपने एक्टिव रहना है, एंडोर्फिन रिलीज हो। ज्यादातर हमें ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं अपनी जान पे हम जुल्म कर रहे हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों को आपने एक्सरसाइज करते देखा होगा, मैं कहती हूँ साइंस आप पे फेल है, क्या हो रहा है आपको, आपका एंडोर्फिन रिलीज नहीं होता। दे आर लाइक ऐसे वेट्स उठा रहे हैं, पता नहीं अपनी जात पे एहसान हो रहा है और बुरा बुरा सोच रहे हैं। मैं कहती हूँ उस टाइम पर आप अच्छा सोचें कि आपने स्टार्ट क्यों किया है। बिल्कुल। और दूसरा अपनी हेल्थ के लिए, ये 1 या 2 या 3 दिन की बात नहीं है, या किसी की शादी की बात नहीं है। सही बात कि मैं कजन की शादी के लिए, अपनी शादी के लिए पतला हो जाऊँ। हाँ। आपको सारी लाइफ अपनी हेल्थ के लिए और अपने आप को अच्छा दिखने के लिए वर्कआउट। ये बहुत अच्छी बात आपने किया, अपना लाइफस्टाइल ही आपको ऐसा बनाना है और ये सोचना है कि आपने हेल्दी रहना है। बिल्कुल। वर्कआउट आज का क्या क्या चीजें शामिल तो फुल बॉडी वर्कआउट होगा, उसमें सबसे पहले तो हम प्रेशर पॉइंट एक गिफ्ट के तौर पे देंगे सबको जो हमारे व्यूअर्स हैं। उसमें प्रेशर पॉइंट एक ये होगा कि ज़्यादातर लोगों को क्रेविंग का प्रॉब्लम होता है, क्रेविंग उनसे कंट्रोल नहीं होती। अब कंट्रोल नहीं हो रही तो ऐसा होता है ना, कहते हैं हम अक्सर कि इसको बंद कर दो, यानी मुंह बंद कर दो तो सब बंद हो जाता है। यहाँ पे आपका एक बटन है जिसको आपने प्रेस करना है 30 सेकेंड से 1 मिनट तक। आप इसको प्रेस करें, उसके बाद रिलीज करना है। एक बार फिर से आप यहाँ पर हाथ रखेंगे और उसके बाद इसको फील करें कि आप एक्यूप्रेशर इसको कहते हैं, या थंब से, जिससे भी आपको प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा फील हो, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं दबाना। बस आपने स्लाइड सा उसको टच और किया। कितनी देर के लिए? 30 सेकंड से 1 मिनट तक 2 से 3 दफा आप इसको कर सकते हैं। या बहुत ज्यादा अगर आप तंग हो रहे हैं, आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, तो आपकी पिंकी फिंगर से नीचे जो ये एरिया होता है इसे कहते हैं कराटे चॉप।
हाँ। इसको आपने, ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है, इसको आपने जैसे ही टैप करना शुरू कर देना अपने डोमिनेंट हैंड से, तो आपकी क्रेविंग खत्म होना शुरू हो जाएगी। उस टाइम पानी पी ले सबसे पहले, बस ये होगा। हाँ। और अब आते हैं वर्कआउट की तरफ। वर्कआउट आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब सबसे पहले एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ, बिगेस्ट मसल को टारगेट करें। टारगेट तो आपने किया कि आपने स्क्वाट किया, स्क्वाट से जैसे उठे, चूंकि है ये फुल बॉडी वर्कआउट, तो आपने उसमें ये साइड स्ट्रेच ऐड कर देनी है। अब होगा ये कि आप इसे स्पीड में करेंगे, आप स्पीड में कर रहे हो, या एक चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो। पहली चीज, जितनी भी चीजें बताई जाएंगी उसको आपने 30 सेकंड तक दोहराना है, या 10 से 11 या 12 दफा 12 की रेपिटेशन में 2 से 3 सेट्स में आप इसको दोहरा सकते हैं। अब एक चीज, अगर आप इसको इंटेंस बनाना चाहते हो तो यहाँ आप कुछ सेकंड्स होल्ड करेंगे, जैसे आपको लगे कि ये अब इट्स मोर देन इनफ, आप उठे और आपने साइड स्ट्रेच कर ली। अगर आपको साइड स्ट्रेच में प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी मॉडिफिकेशन होगी, अपने यहाँ हाथ रखें और उसके बाद एक दफ़ा यहाँ, जैसे आपको यहाँ पे स्ट्रेच फील हो, आपके मसल्स इंगेज हो, आप दूसरी साइड पर मूव कर जाएंगे। अब एक चीज़, वो लोग जिन्हें मेरी तरह बर्पी बहुत बुरी लगती है, मुझे लगती है, तो उसमें आपने क्या करना है, मैट के आप एंड पे आ जाएंगे, लो इम्पैक्ट बर्पी करेंगे। वो तमाम लोग जो मुझ जैसे हैं, आपने क्या किया, लो इम्पैक्ट है कि आप यहाँ पर झुक गए, झुकने के बाद आपने अपनी एक लेग को इस तरह से एक्सटेंड किया, वापस आप इसमें आ गए एक्सटेंडेड प्लैंक में। उसके बाद वापस यहाँ चाहे तो उसके अंदर एक क्लैप आप ऐड कर दें, ये चीज़ कर सकते हैं। इंच वर्म होता है, इंच वर्म होगा, ये तो मैं वापस आ गई थी, उसमें आप उठेंगे नहीं, ठीक है। वो इस तरह से होगा कि आप सिंपल वॉक एक तरह से समझ लें, अपने हाथों से करते हुए गए, यहाँ आप प्लैंक में आए, प्लैंक में आने के बाद यहाँ जैसे आएंगे वापस चले जाएंगे, ठीक है। अब इससे ये होगा कि आपका स्टेमिना भी बनेगा, इंड्योरेंस भी होगी, आपका वेट भी रिड्यूस होगा, आपका हार्ट रेट भी ऊपर जाएगा। अब ये चीज़ें आपको 10 से 11 दफ़ा एक साथ करनी है, या 30 सेकंड के लिए करनी है। उस टाइम पे आपको पता चलेगा आपके लिए काफ़ी इंटेंस हो गया है। हाँ। अब एक काम होता है बैठना, जो हम सबका फेवरेट होता है, तो वो है बैठ कर क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व हो। आपने क्या किया, यहाँ पर अपने कंफर्टेबल पोजीशन जो भी आपकी है वो आपने ढूंढी, और इसे नी टक्स बोलते हैं। आपने यहाँ चेस्ट तक अपनी नीज लेकर आनी है, ठीक है। शुरू में अगर आपकी नीज यहाँ नहीं आ रही तो दैट्स फाइन, आपने कोशिश करनी है ये मैक्सिमम आप जितना बिल्कुल जितना आप जा सकते हैं। ज्यादातर लोग उसको जिम में बेंच पर कर रहे होते हैं, उसकी एज पर आकर। आप मैट पर रहते हुए भी कर सकते हैं, या इसकी मॉडिफिकेशन होगी, आप रशियन क्रंच में आ जाओ। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपल यहाँ पे एक वेट समझ लें, इमेजिन करें कि एक वेट है, आप उसको शिफ्ट करें। अगर आपके पास कोई वाटर बॉटल है, घर पर है आप, तो आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी साइड प्लैंक आपका आ जाता है। साइड प्लैंक की भी वेरिएशन होगी इस तरह कि वो लोग जो साइड प्लैंक मुश्किल उनको लगता है या नी में पेन है, हाँ, तो उनके लिए क्या होगा कि वो अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढते हुए, जो आपकी लोअर लेग है उस पर आपने रहते हुए इसको यहाँ पर होल्ड किया, ठीक है। अगर ये मुश्किल है तो यहाँ पर या यहाँ पर आप हाथ रख सकते हो। आप इंटेंस बनाना चाहेंगे तो आप इसमें पल्सेस ऐड कर देंगे, जिसे हम कहते हैं डिप्स, ठीक, डिप्स ऐड कर दी। या वो लोग जो इससे भी आगे जाना चाहते हैं, आपने यहाँ हाथ रखा और आपकी जो अपर जो लेग है आपने उसको इस तरह से क्रंच में ले गए। इसके अलावा वो लोग जो योगा से ही सिर्फ और सिर्फ योगा के पोज से वेट रिड्यूस करना चाहते हैं कि कौन सा ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस हो, आपने जाना है कोबरा में। कोबरा में जाकर आपने वहां से चाइल्ड पोज में वापस आनी, 2 पोज एक साथ आप कर रहे होंगे। कैसे होगा कि आप अपने शोल्डर्स के साथ, अपनी चेस्ट के साथ अपने हाथ रखेंगे, आएंगे कोबरा में यहाँ पर, या एक्सटेंडेड में। एक्सटेंडेड में आने के बाद यहीं से आप चाइल्ड पोज में चले गए। अब चाइल्ड पोज में होता ये है कि आपको रिलैक्सेशन मिलती है। और यहाँ पे आपने कितनी देर के लिए? 30 सेकंड। 30 सेकंड, यानी जो टोटल आप एक चीज करें, आप कोबरा में गए, 5 ब्रेथ्स आपने वहां अपनी काउंट की, उसके बाद मुंह से एक्सहेल करेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप वापस आए और आपने 30 सेकंड तक कोबरा में होल्ड करना है। ओके। इसमें चाइल्ड पोज में होता ये है कि जब आप चाइल्ड पोज में होल्ड करते हैं किसी भी पोजीशन में, वो आपके सिस्टम को अलाइन कर देता है, ठीक है। उसकी वजह से आपके वेट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपका वेट क्यों रिड्यूस नहीं हो रहा, वो खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब माउंटेन पर आते हैं वो तमाम लोग जो बाजू की भी शिकायत करते हैं या ऑब्लिक्स की, साथ ही साथ आपने क्या करना है, अपने हाथों को उठाया, इनहेल किया। अब यहाँ आप स्ट्रेच आउट करेंगे, यहाँ पर आपको स्ट्रेन फील होगा, आपने स्ट्रेच आउट किया, उसके बाद एक्सहेल अगेन, इनहेल फ्रॉम योर नोज, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। वेट लॉस के लिए प्रेशर पॉइंट जो एक और होता है, जो इसका यहाँ पर आपकी जो रिंग फिंगर होती है उसके साइड पे नेल से नीचे
जो आपका ये पार्ट बना होता है, आप कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या बैठे हुए हैं, आप इसको प्रेस करके बैठ सकते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसको टैप करते रहें 30 सेकेंड तक या 1 मिनट तक आप इसको होल्ड करें। दिन में 2 से 3 दफ़ा आप इसको करें। 2 वीक्स के अंदर आपको स्केल पर अपने वेट में फ़र्क नज़र आएगा। ज़बरदस्त। उसके अंदर अगर आप अपनी डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिनर, अगर आप मगरिब या जिसे कहा जाता है कि सूरज गुरूब होने के इर्द गिर्द आसपास कर रहे हैं, बाद में करेंगे, आपका सिस्टम स्लो है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है। एक चीज़ जो बेली फैट या फुल बॉडी वर्कआउट में भी आता है, आपको स्ट्रेचिंग भी देगा, वो होता है हमारा पिजन पोज। अगर आप इंटेंस भी जाना चाहें या बिगिनर हैं, सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी सामने वाली लेग को इस तरह से फोल्ड किया। अगर नहीं हो रही तो आप फिर इसको करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आप कोबरा में जा सकते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पर रहते हुए अपनी बैक को थोड़ा सा आर्च में ले गए और गर्दन को थोड़ा सा बैक। अच्छा, मुझे अब ये पोजीशन बहुत मुश्किल लग रही है। आई डोंट थिंक सो जिन लोगों का वेट कुछ ज़्यादा है या बेली फैट है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आकर कोबरा में ही रहेंगे, या आप इस तरह नीज पर रहते हुए चेस्ट टैप कर सकते हैं। ठीक है। उनके लिए ये भी बहुत इंटेंस होगा। अब होता ये है कि आपको जाना कहाँ तक है। हाँ। यानी कि आपको थोड़ा सा इंटेंस जाना चाहिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें एक चीज़ होती है जिसमें आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होती है। बिगिनर है, अगर वो लेग्स को रेज नहीं कर पा रहे तो आप नहीं करेंगे, यहाँ रहने देंगे। अदरवाइज यू हैव टू रेज योर लेग्स लाइक दिस, और यहाँ पर आप इसको इस तरह से मूव करेंगे। आप हो क्या रहा है, आपकी जो नेक है वो ऊपर होनी चाहिए। हो क्या रहा है कि आपकी सारी बॉडी एक ही चीज में इन्वॉल्व है। हाँ, आपके लेग्स की पोजीशन आप अपनी अकॉर्डिंग थोड़ा सा वाइड रखते हुए, और है। आप देखेंगे कि जहां मैं हमेशा इसको कहती हूँ, जहां आप थोड़े अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल होना है, स्ट्रेच तभी फील होगा ना। बिल्कुल, यहाँ आप बिल्कुल हम नॉर्मल बैठे होते हैं, आपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए थोड़ा सा पीछे गए, नेक को ऊपर उठाया। अब अगर शुरू है तो आप यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से रखेंगे हाथ और इस पर मूव करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आपने अपनी लेग्स को रेज किया और सेम इसी तरह इस चीज़ को दोहराते चले गए। सही। एंड इसके अलावा जो क्रेविंग के लिए जिस तरह बताया थी, एक प्रेशर पॉइंट है, इसी तरह वेट लॉस का एक और प्रेशर पॉइंट होता है जो आपकी सेकंड एयरिंग जिसे कहते हैं, वो भी इसका मतलब खवातीन के लिए। तो यहाँ पर एक्चुअली कर दोनों सकते हैं। अब सेकंड एयरिंग जहाँ यानी एयर लोब के साथ का एरिया जो आपका होता है, उसको आपने प्रेस करके रखना है, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो बैठे बैठे क्या एक्सरसाइज करना चाहते हैं, बैठे बैठे क्या होगा, आपने सबसे पहले रोटेशन की। याद रखें, अगर आप स्ट्रेस में हैं तो वेट रिड्यूस करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कॉर्टिसोल रिलीज होगा, वो आपको आपका वेट रिड्यूस करने नहीं देगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले खुद को रिलैक्स करना है। आपने रोटेशन हमेशा करनी है। एक चीज़ जो मैंने बहुत सारे लोगों में देखी, जब भी कहीं से एक्सरसाइज देखते हैं बगैर वार्म अप के शुरू कर देते हैं। हाँ, तो वार्म अप आपने करना है। उसमें आपने क्या करना है, तमाम वो चीज़ें जिसे हम डायनेमिक स्ट्रेच कहते हैं, यानी आप उसमें मूव कर रहे हो। मिसाल के तौर पे वार्म अप यानी कि आप हिल रहे हो, ठीक है, ये डायनेमिक आ जाएगी। अगर मैं इसमें होल्ड कर रही हूँ तो ये स्टैटिक है, या बाद में कर सकते हैं। पहले आपने अपने जॉइंट्स में मोबिलिटी लेकर आनी है ताकि इंजरी ना हो। उसके बाद आप अपना वर्कआउट करेंगे, वर्कआउट के बाद आप कूल डाउन करेंगे ताकि अपना बॉडी टेम्परेचर और जो अपनी आपका जो सिस्टम है उसको नॉर्मल पेस पर आप ला सकें। ठीक है। एक चीज़ होती है, आप अपनी अगर पाम को अपवर्ड्स रखते हैं, आप यहाँ पे चीज़ फील करेंगे। हर इंसान के ज़ाहिर एनर्जी होती है, उसमें खुद भी होती है। आपने लाइफ फोर्स को फील करना है। बैठकर भी इस चीज़ को आप कर सकते हैं, खड़े होकर भी। खड़े होंगे तो आपकी आंखें खुली होंगी, बैठे होंगे तो आंखें बंद होंगी। आपने इस तरह से इसको फील करना है और इनहेल करना है नोज से एंड एक्सहेल करना है माउथ से। अब इसमें क्या होगा, दिखने में तो ये सिंपल चीज़ है, जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाएगा उतना ही आपका फैट टूटेगा। ठीक है। अब आप जितना रिलैक्स होंगे, आपकी रूट कॉज चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे खुदा न खास्ता डायबिटीज़ या कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ कंडीशन है, वो जब सॉल्व होगी, रूट कॉज खत्म होगी, आप वेट रिडक्शन की तरफ चलते जाएंगे। सही। अब बहुत से लोग जो बट केक्स उनको मुश्किल लगती है कि उसमें जंप्स होते हैं। अगर आप उसकी वेरिएशन की तरफ आते हैं तो क्या होगा, आपने सिर्फ इसको टच करना है, यहाँ पर, यहाँ इस तरह से आपने टच किया और कोशिश करें कि पाँव की जो पोजीशन है ये ना हो, आपने उसको पीछे को इस तरह से लेकर जाना है। अब अगर आप चाहें तो इसमें जंप्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों को नी पेन होता है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हर दूसरे बंदे को जॉइंट का इशू है, तो मैं कहती हूँ आप वेट भी रिड्यूस करें, लेकिन ये ना हो कि आपको पेन निकलना शुरू हो जाए और कहेंगे मुझे तो एक्सरसाइज इतनी मुश्किल है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। वो पॉस्चर या उसके करने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा आप जो लो इम्पैक्ट आपके जंपिंग जैक्स होते हैं, अब इनमें से जितनी भी एक्सरसाइजेज आपको बताई जा रही हैं, आप उसमें से 4 से 5 एक्सरसाइजेज पकड़ लेंगे
चूज करेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक 2 से 3 दफा आप उसको दोहराएंगे। सही, मुझे डाइट भी थोड़ी सी बता दें कि इस सारे दौरान आपने डाइट क्या लेनी है। डाइट सबसे पहले एक चीज याद रखें, जो भी आप खाना खाते हैं उसमें से आप थोड़ा सा खाना कम करेंगे इस नियत से कि आप डाइट कर रहे हैं। अब शुरू में सुबह के टाइम आप नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट प्लीज। आपने क्या करना है, आप 2 टोस्ट ले सकते हैं, आप एक अंडा खा सकते हैं या एक एग वाइट खा सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी आप 2 अंडे खा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं। और उससे पहले अगर आपने सुबह उठने पे आपने वर्कआउट किया 30 मिनट्स या 20 मिनट्स, राइट, नाश्ता किया, दोपहर में आप कोई भी सैलेड ले सकते हैं, उसमें आप चिकन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रात में आप कोई भी सूप ले सकते हैं। सही। अब ये होगा कि आप बहुत लाइट रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखें, हमारा ना इट्स ऑल इन आवर माइंड। हम लोग कहते हैं कि मैं डाइट करके बहुत थक गया, मुझे बुरा फील हो रहा है। वो खाना आपका नहीं है जिसे खाने के बाद आप अनकंफर्टेबल फील करें। ज्यादातर हम वही खाना खाते हैं, स्पेशली रोटी, कई दफा बहुत सारे लोग उससे एलर्जिक होते हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा होता। अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो, ब्लोटिंग हो रही है, आप उस खाने को स्किप कर दें या कम कर दें। तो अगर आप सूप पी रहे हैं तो वो वेजिटेबल सूप हो सकता है, उसमें आप चिकन ऐड कर सकते हैं। रिमेंबर एक चीज, जब भी सूरज गुरूब हो उसके आसपास खाना खा लें। अपना आपने वर्कआउट स्किप नहीं करना, नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग नींद को स्किप करते हैं और कहते हैं बॉडी रिकवर नहीं करी। नींद एक ऐसा सिस्टम है, आपका बॉडी उसमें रिकवर करेगी। ठीक है। इसके अलावा एक आखिरी जो इसमें जो एक्सरसाइज में एक चीज है, आप क्या करेंगे, लो इम्पैक्ट आपके जंपिंग जैक्स होंगे। लो इम्पैक्ट यानी कि आपने यहाँ पर इसको इस तरह से सिर्फ ये चीज करनी है 30 सेकंड तक। एंड रिमेंबर आपके खाने में चीनी कितनी है, आपके खाने में नमक कितना है। अब फ्राइड आइटम सबको पता है कि नहीं खानी, हम खा रहे होते हैं, हमें क्रेविंग हो रही होती है, उसके लिए आपका कराटे चॉप होगा। इसके अलावा जितनी भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं, व्हाट यू ईट यू बिकम, आप जो खाते हैं आप वो बनते हैं। इफ यू ईट जंक तो अब आप खुद सोचते हैं कि हमारा माइंड क्या बन रहा है। बिल्कुल ऐसे। सुलाफे, हमारे पास वक्त कम है, बहुत जबरदस्त चीजें आपने शेयर कर दी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये फुल बॉडी वर्कआउट था, साथ ही साथ कुछ हमने आपको बताया कि आपको ईटिंग हैबिट क्या रखनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।